नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अंकेक्षण, आश्रय, उद्देश्य, महत्व इस चैप्टर की थ्योरी को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में इस चैप्टर के हम एमसीक्यू सोल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फिर अंकेक्षण का वर्गीकरण ये पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर ये चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इसके एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हम ऑडिटिंग के सारे चैप्टर जितने भी सिलेबस में यहाँ पे दे रखे हैं, 14 चैप्टर दे रखे हैं, तो इन 14 चैप्टर पे एक एक थ्योरी की वीडियो लेकर आऊँगा मैं और इनके एमसीक्यू सोल्व आपको कराऊँगा। तो इससे पहले दोस्तों एक बार मैं आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे ये अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पैटर्न है। ये 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। टोटल 130 नंबर का पेपर होगा और 130 ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और ये हमारा कॉमर्स का पार्ट है दोस्तों। कॉमर्स में एक तो अकाउंटेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, एनुअल टैक्सेशन लिखा है, अकाउंट्स लिखा है, बजटिंग, ऑडिटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट और जीएम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये ऑडिटिंग जो यहाँ पे लिखा है ये पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम बजटिंग पढ़ेंगे, फिर अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अपने सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी है। देखिए, और 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है ये देखो निगेटिव मार्किंग लिखा है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है दोस्तों इसमें। और पेपर ये कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो दोस्तों ये ऑफलाइन पेपर होगा, पेन पेपर मोड, ना कि ऑनलाइन। ऑफलाइन एग्ज़ाम दोस्तों ये वाला होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, तो इस वीडियो में दोस्तों एमसीक्यू हम सोल्व करेंगे। चलिए, कुछ एमसीक्यू दोस्तों पिछली वीडियो में रिपीट हो सकते हैं इसके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो रिपीट आगे कुछ 2-4 क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि मेरा पहले उद्देश्य केवल एमसीक्यू सोल्व कराने का था, ना कि थ्योरी को चैप्टर वाइज कराने का। तो मैं चैप्टर वाइज बढ़ूँगा और चैप्टर वाइज ही एमसीक्यू सोल्व कराऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर है। चलिए, कंपनी अधिनियम में सबसे पहले ऑडिटिंग को मान्यता किस देश ने दी थी? तो दोस्तों सबसे पहले जो मान्यता दी थी दोस्तों इंग्लैंड ने दी थी ऑडिटिंग को। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ऑडिटिंग क्या है। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना ऑडिटिंग का अर्थ क्या है। ऑडिटिंग और ऑडिटर, इन दोनों का मुझे मीनिंग बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑडिटिंग लैटिन शब्द से लिया गया है। तो दोस्तों ये अडायर, इसका राइट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब भारत में कंपनी खातों का ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया, कब किया गया दोस्तों कंपनी खातों का ऑडिट अनिवार्य? तो 1914 में किया गया। इसका राइट आंसर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस सरकार ने अकाउंटेंसी की शिक्षा सबसे पहले अपनाई? तो दोस्तों सबसे पहले मुंबई सरकार ने अपनाई थी। तो राइट आंसर इसका सी है, मुंबई सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब बना? तो 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में कंपनी खातों का ऑडिट कब अनिवार्य किया गया? तो दोस्तों इंग्लैंड में 1844 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1949। तो ध्यान रखना, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है वो 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार कब हुआ? या तो आपको बिल्कुल ही पता ही है इसका तो आंसर 1494 में हुआ दोस्तों। और इसके आविष्कारक कौन थे? लुकास पेसियोली। जब हम पढ़ते हैं तो लुकास पेसियोली को डबल एंट्री सिस्टम के जनक के तौर पर पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया? तो लुकास पेसियोली ने दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑडिटिंग है दोस्तों क्या है? कला है, विज्ञान है, क्या है? दोस्तों ऑडिटिंग कला और विज्ञान दोनों है। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके मिल जाएगी, हम वहाँ जाकर इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अच्छी ना लगे डिसलाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।
और ऐसी मैं दोस्तों सीरीज़ नेक्स्ट सेगमेंट के लेकर आऊँगा आपके सामने बहुत जल्द। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि किसी और सब्जेक्ट की भी लेकर आनी है क्या, जैसे कंप्यूटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑडिटर कौन हो सकता है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, तो बताइए ऑडिटर कौन हो सकता है। तो ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। एक लेखा परीक्षक का कार्य है, तो लेखा परीक्षक का कार्य बताना है क्या है। खातों की अंकगणितीय सटीकता की जांच करना, त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें रोकना, धोखाधड़ी का पता लगाना और उसे रोकना। तो दोस्तों लेखा परीक्षक का काम दोनों है, उपरोक्त सब ये सब है। चलिए, ऑडिटर एक निगरानी कुत्ता है, न कि खूनी शिकारी। ये जो निर्णय था किस मामले में दिया गया था दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ये पूछ ही लेता है और ये भी पूछता है कि ऑडिटर वो कौन कौन से वाला कुत्ता है वो दोस्तों। तो इसका मतलब वैसे वाला कुत्ता नहीं है कि रखवाली करने वाला है, पालतू है या शिकारी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है किंगस्टन कॉटन मिल्स मामले में। ध्यान रखना 1896, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी है ना यहाँ 1796 कर सकता है। चलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 100 का लेखा परीक्षक, सरकारी लेखा परीक्षक, इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों उसका राइट आंसर है सी, प्रोफेशनल लेखा परीक्षक। एक लेखा परीक्षक होना चाहिए निडर, ईमानदार, व्यवहार कुशल। तो डी इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। एक लेखा परीक्षक को ईमानदार भी होना चाहिए, निडर भी होना चाहिए और उसका जो व्यवहार है उसका कुशल भी होना चाहिए। वो एक लेखा परीक्षक के पास होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए। चतुराई, ईमानदारी, नैतिकता, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों उसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऑडिटर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ईमानदार तो होना चाहिए, व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, भी हमने ऊपर इससे पहले के क्वेश्चन में पढ़ा है। रोगी, संदिग्ध। तो दोस्तों संदिग्ध नहीं होना चाहिए, वो संदेह ना करता हो बार बार कि हाँ वाकई में उसने कुछ गड़बड़ करा है ओनर ने, या खातों में कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हैं, अशुद्धियाँ हैं। तो ये नहीं होना चाहिए उसे। ऑडिटिंग का तकनीकी ज्ञान है, तो दोस्तों यहाँ पे ये दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि इस PDF को दोस्तों बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ऑडिटर है, तो आप सही कर लेना। ऑडिटर का तकनीकी ज्ञान है दोस्तों कौन सा है, जन्मजात है, अर्जित है, मूल्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों अर्जित है। जो ऑडिटर ज्ञान प्राप्त करता है दोस्तों, या हम सब जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं ज़्यादातर उसमें हम दोस्तों अर्जित करते हैं। बाय बर्थ हम कुछ ही % ज्ञान हम लेके आते हैं और सारा ज्ञान हम लगभग हम अर्जित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लेखा परीक्षक का उच्च नैतिक चरित्र है, तो बताइए। जन्मजात गुण है, अर्जित ज्ञान है, सामान्य गुण है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उच्च नैतिक चरित्र तो जन्मजात गुण है। अभी बताया मैंने कि कुछ चीज़ हम बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं और कुछ चीज़ हम समाज में रह के सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो ध्यान रखना है, उसमें कुछ ही % भूमिका हमारे बाय बर्थ होती है और बाकी भूमिका दोस्तों हमारे समाज, फैमिली, परिवार, स्कूल, कॉलेज, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी कंडीशनिंग कैसी हुई है, सोशल कंडीशन। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी का नाम बदल दिया गया, तो इसका क्या नाम रखा है दोस्तों, उसका नाम रखा है लेखा परीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड। तो ये रहे दोस्तों, इसमें से ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जिट एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये तो यानी केवल एक चैप्टर के बेस क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर वो क्वेश्चन भी बनाएगा कहाँ से, बनाएगा तो दोस्तों इन्हीं में से ही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानकों की संख्या है, तो दोस्तों जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने मानक जारी किए हैं उनकी संख्या 35 है। ये आपको याद होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, देखो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ICAI की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया।
ये क्या है दोस्तों? एक स्वायत्त निकाय है, ना कि सहकारी संस्था, ना निजी निकाय, और ये तो है ही नहीं। तो स्वायत्त संस्था, स्वायत्त निकाय है दोस्तों। आईसीएआई का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों दिल्ली में इसका प्रधान कार्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स की स्थापना की गई तो 1977 में, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी की स्थापना की गई थी तो उसका राइट आंसर दोस्तों 1982 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी की स्थापना की गई थी, किसने की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ना केंद्र सरकार, तो इसका राइट आंसर है ICAI। ये देखिए ICAI बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों संस्था निकाय है ये आपको पता होना चाहिए। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑडिट को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है तो दोस्तों उसका राइट आंसर है AAS1। AAS1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय विवरण के ऑडिट के उद्देश्य और दायरे से संबंधित मानक ऑडिट अभ्यास हैं तो उसका राइट आंसर दोस्तों B है, AAS2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इन क्वेश्चन को याद करना ना दोस्तों बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही चीज़ तो आपके जीवन में है नहीं याद करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो 40 क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो ज़रूर नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन फैक्चुअली आएंगे बिल्कुल एकदम ऐसे। कुछ क्वेश्चन आपके कंसेप्ट पे बेस होंगे जो आपको पता होगा, वहाँ एग्ज़ाम में जाओगे तो आप वहाँ आसानी से कर पाओगे। और कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों छोड़ना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है दोस्तों, हम फैक्ट इतनी चीज़ याद नहीं कर सकते हैं। और जीवन में केवल एक ही चीज़ हो याद करने की तो याद करें भी। अब इतने सारे हमें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं तैयारी के दौरान, इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो दोस्तों काम थोड़ा मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटिंग मानक वित्तीय विवरण के ऑडिट में धोखाधड़ी और त्रुटि पर विचार करने के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी से संबंधित है? तो दोस्तों AAS4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICAI के साथी सदस्य लिख सकते हैं, बताइए जो उसके मेंबर हैं क्या लिख सकते हैं? FC क्या फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में जाके। अंकेक्षण का संबंध है तो अंकेक्षण का संबंध किन किन से है? अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, नैतिकता, D। तो दोस्तों D, इसका राइट आंसर D है, उपरोक्त सभी। ऑडिटिंग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है तो खातों की किताबें तैयार करना, खातों की पुस्तकों की स्वतंत्र जांच, लागत रिकॉर्ड तैयार करना, D। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है B। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लेखा परीक्षक निम्नलिखित की जांच और सत्यापन करता है तो दोस्तों किसकी करता है लेखा परीक्षक? लागत रिकॉर्ड, लागत विवरण, वित्तीय रिकॉर्ड, पत्राचार रिकॉर्ड, प्रबंधकों के रिकॉर्ड। तो उसका राइट आंसर दोस्तों B है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत ऑडिट अनिवार्य है? तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। तो दोस्तों भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ऑडिट अनिवार्य है। आपको बताना है कि अभी इसमें लेटेस्ट कब अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है? तो कब संशोधन हुआ है इसमें ये बताना है आपको। चलिए, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है तो उपक्रम के मामलों की स्थिति की सच्ची और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए, त्रुटियों का पता लगाने के लिए, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए, और D। दोस्तों अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्था का हमें क्या करना है कि वास्तविक स्थिति पता लग सके, तो उसका राइट आंसर दोस्तों A है। इसका राइट आंसर दोस्तों A है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटर का कार्य है? तो ऑडिटर का कार्य कौन सा दोस्तों? खातों की अंकगणितीय सटीकता की जांच करना, त्रुटियों का पता लगाना, रोकना, धोखाधड़ी का पता लगाना, रोकना। तो दोस्तों D, इसका राइट आंसर सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोखाधड़ी की रोकथाम ऑडिटिंग का उद्देश्य है।
बताइए, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि ऑडिटर के 3 उद्देश्य थे। कौन कौन से थे? एक तो मुख्य उद्देश्य था, एक सहायक उद्देश्य था, एक अन्य उद्देश्य था। आप पिछली वीडियो आप ज़रूर जाके देखना और उसकी PDF को आप पढ़ सकते हो, उसमें सब लिखा है। तो दोस्तों सहायक उद्देश्य है धोखाधड़ी को रोकना। मुख्य उद्देश्य तो दोस्तों ये है कि उसकी संस्था की वास्तविक स्थिति पता लगनी चाहिए। बैलेंस शीट में उसमें उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस पर कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है। मुख्य उद्देश्य तो ये संस्था की वास्तविक और निष्पक्ष स्थिति सामने लाना लोगों के, सरकार के। और सहायक उद्देश्य दोस्तों धोखाधड़ी की रोकथाम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जहाँ बही खाता समाप्त होता है वहाँ अकाउंटेंट शुरू हो जाती है, बुक कीपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी कहाँ से शुरू होती है? जब बही खाता समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ऑडिटिंग प्राणी दोस्तों, ये प्राणी नहीं है, प्रणाली है। माफ़ करना थोड़ा यानी PDF बनाते वक्त दोस्तों त्रुटि होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसको PDF को बनाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। PDF को इसमें कंटेंट डालना मेरी जिम्मेदारी है, और वीडियो रिकॉर्ड करना मेरी जिम्मेदारी है, और इसको डालना यूट्यूब पे। दोस्तों इतना सारा काम करना बहुत मुश्किल काम लगता है, और इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए आप माफ़ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब जांच शुरू होती है वहाँ ऑडिटिंग समाप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन क्या है दोस्तों? ए विलासिता है, बी आवश्यकता है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है, डी। तो दोस्तों प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन आवश्यकता है। एक लेखा परीक्षक में बही खाता में लेखा शास्त्र का ज्ञान होता है। तो दोस्तों अर्जित ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता के लिए ऑडिटिंग है दोस्तों क्या ज़रूरत है? विलासिता है, अर्थव्यवस्था है। दोस्तों ये गलत है यहाँ पे, तो उसका राइट आंसर दोस्तों विलासिता। खुदरा विक्रेता दोस्तों करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खातों की पुस्तकों की जांच करना है लेखा परीक्षक कौन सा उद्देश्य है दोस्तों? खातों की पुस्तकों की जांच करना दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य है, ना कि सामाजिक, ना सहायक, ना डी। इसका राइट आंसर है ए, सामाजिक उद्देश्य, सॉरी प्राथमिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक विवरण का सत्यापन लेखा परीक्षक का उद्देश्य है। तो दोस्तों कौन सा उद्देश्य है इसका? प्राथमिक उद्देश्य है। वार्षिक विवरण का सत्यापन लेखा परीक्षक का प्राथमिक उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रबंधक को सुझाव देना लेखा परीक्षक कौन सा उद्देश्य है? माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर चोरी से संरक्षण लेखा परीक्षक कौन सा उद्देश्य है? तो दोस्तों सामाजिक है, सामाजिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निवेशकों की सुरक्षा ऑडिटिंग का उद्देश्य है, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिलायंस कंपनी के लिए ऑडिटिंग है दोस्तों, रिलायंस कंपनी के लिए ऑडिटिंग कराना आवश्यकता है, कराते हैं वे, बड़ी कंपनी है दोस्तों। चलिए प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन क्या है दोस्तों? आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर छोटे एकल व्यापार व्यवसाय के लिए ऑडिटिंग आवश्यक नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर यह आवश्यक नहीं है, इसका दायरा सीमित है, इसके मालिक का इस पर पूर्ण नियंत्रण है, और डी। तो आप बताइए, छोटे व्यापार हैं तो छोटे व्यापार के लिए दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी है, सारा उनका व्यापार अपने कंट्रोल में रहेगा, सारी चीज़ वे अपना आप स्वतः ही देख सकते हैं। तो उसका राइट आंसर दोस्तों सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सार्वजनिक कंपनी का ऑडिट है अनिवार्य? चलिए ये बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चन हैं पहले चैप्टर में। ऑडिटिंग अनिवार्य है तो दोस्तों ABCD, तो राइट आंसर डी है इन सब के लिए। एक क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है।
एकल व्यापार के लिए व्यवसाय के लिए ऑडिटिंग कराना क्या है दोस्तों? अनिवार्य है, आवश्यक है, वैकल्पिक है दोस्तों? वैकल्पिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑडिट अनिवार्य है, एकमात्र व्यापारिक चिंता, साझेदारी फर्म, संयुक्त स्टॉक कंपनियां, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑडिट किन के लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों ए और बी के लिए अनिवार्य नहीं है, और संयुक्त स्टॉक कंपनी के लिए दोस्तों अनिवार्य है ऑडिट कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कोई साझेदारी फर्म अपना ऑडिट करती है तो उसे कहा जाता है, आप बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? कोई फर्म है और वो अपना आप ही कर रही है ऑडिट, तो क्या कहा जाए? वैधानिक है, अनिवार्य है, स्वैच्छिक है दोस्तों? स्वैच्छिक है, जब अपना आप कर रही है, अपनी मर्जी से करा रही है, तो स्वैच्छिक है दोस्तों। ट्रस्ट का ऑडिट है, अनिवार्य, स्वैच्छिक, वैकल्पिक, डी। तो दोस्तों ट्रस्ट का जो ऑडिट है वो अनिवार्य है, ट्रस्ट वाले को ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। सहकारी फर्म को भी ऑडिट कराना अनिवार्य होता है, भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। बीमा कंपनियों के लिए भी दोस्तों अनिवार्य होता है ऑडिट कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक लेन देन को खातों की पुस्तकों में लिखने की कला को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बही खाता, बुक कीपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा बही खाता पद्धति का कार्य नहीं है? अंतिम खाते बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा बही खाता पद्धति का कार्य नहीं है दोस्तों? अंतिम खाते बनाना। इसका राइट आंसर है ये बही खाता। बुक कीपिंग में दोस्तों कौन कौन सी चीज़ कराते हैं आप बताइए? पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना। इसमें हम डे बुक में जनरल एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बही खाता पद्धति के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सरल परीक्षण, यंत्रीकृत कार्य, विशेष योग्यता। तो उसका राइट आंसर है विशेष योग्यता। ऑडिटिंग खातों की पुस्तकों की एक परीक्षा है। सामान्य, विशिष्ट, गंभीर, डी। तो उसका राइट आंसर है बी और सी, विशिष्ट और गंभीर। अंकेक्षण का सहायक उद्देश्य है त्रुटियों का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना, त्रुटि और धोखाधड़ी की रोकथाम। तो डी ये सभी। त्रुटियों के मुख्य प्रकार हैं दोस्तों, त्रुटियों के मुख्य प्रकार क्या हैं? बी। 5 प्रकार हैं त्रुटियों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रुटियों के मुख्य कारण हैं लापरवाही, अकाउंटेंट की अज्ञानता, कम से कम कर चुकाने की इच्छा। तो त्रुटियों का दोस्तों क्या कारण है? मुख्य कारण क्या है? तो लापरवाही, अकाउंटेंट की अज्ञानता दोस्तों, ए और बी। और इसका दोस्तों सी भी राइट आंसर होगा, क्योंकि कम से कम कर चुकाने की इच्छा ये भी तो होता है ना। नहीं दोस्तों ये नहीं है दोस्तों, माफ़ करना, ये नहीं है। तो कपट का मुख्य उद्देश्य है, त्रुटि का मुख्य उद्देश्य तो लापरवाही और अकाउंटेंट की अज्ञानता ही है। इसका राइट आंसर ये है दोस्तों, ए और बी। तो कम से कम कर चुकाने की इच्छा दोस्तों, हम कपट करेंगे, फ्रॉड करेंगे, वहाँ आएगा ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूंजीगत व्यय को लेखा पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करना है। सिद्धांत की त्रुटियाँ, चूक की त्रुटि, कमीशन की त्रुटि, प्रतिपूरक त्रुटि। तो बताइए कौन सी त्रुटियाँ सैद्धांतिक त्रुटियाँ है या कौन सी है? पूंजीगत व्यय को लेखा पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करना। तो दोस्तों सैद्धांतिक है। क्यों? क्योंकि आपने जो पूंजीगत व्यय है वह राजस्व व्यय के रूप में दर्ज कर दिए हैं, तो सैद्धांतिक बात, सैद्धांतिक त्रुटि है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया कि सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल, सिद्धांत। आपने सुना होगा ना कि ये व्यक्ति बहुत सिद्धांत वाला है, सैद्धांतिक है बहुत। बेशक वो प्रैक्टिकल लाइफ में उन सिद्धांतों का पालन करता हो या नहीं, लेकिन अमूमन ये बोलते हैं। तो आप बताना सिद्धांत का मतलब क्या होता है? क्या आप भी सैद्धांतिक व्यक्ति हैं? लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों के ज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियाँ कौन सी हैं दोस्तों? सैद्धांतिक है, सिद्धांतिक त्रुटियाँ हैं। जब 2 या 2 से अधिक त्रुटियाँ होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे को संतुलित करती हैं तो उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया, क्षतिपूरक बोलते हैं उनको, प्रतिपूरक भी इसका दूसरा नाम है। पूर्ति कर रहे हैं एक दूसरे की, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है, जैसे हमने पहले बताया, सपोज करो ए है और ये बी है। ए के अकाउंट में 20 रुपये डेबिट करना था और बी के अकाउंट में 200 रुपये डेबिट करना था। ये एग्ज़ाम्पल लिया था हमने। अब ए को 20 से डेबिट करना था और बी को 200 से डेबिट करना था। हमने क्या काम करा, ए को कर दिया 200 से डेबिट और बी को कर दिया 20 से डेबिट। तो दूसरों ये क्षतिपूरक हो गया, एक दूसरे की क्षतिपूर्ति कर दी इन्होंने, कंपनसेट कर दिया है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब खातों की पुस्तकों में पूर्ण या आंशिक रूप से गलत प्रविष्टि की जाती है तो त्रुटि होती है। चूक की त्रुटियाँ, सिद्धांत की त्रुटियाँ, प्रतिपूरक त्रुटियाँ, कमीशन की त्रुटियाँ। दोस्तों इसका राइट आंसर है कमीशन की त्रुटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब किसी लेन देन को खातों की पुस्तकों में गलत राशि के साथ दर्ज किया जाता है तो उसे कौन सी त्रुटियाँ कहते हैं? दोस्तों कमीशन की त्रुटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खातों की पुस्तकों में लेन देन के पूर्ण या आंशिक रूप से दर्ज न होने के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटियों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर तो चूक की त्रुटियाँ। खातों की पुस्तकों में हमने क्या काम करना, ना तो या तो हम आंशिक रूप से भूल के लिखना कि हमने कुछ पक्ष तो लिख दिया, डेबिट तो हमने कर दिया, क्रेडिट भूल गए या पूर्ण तरह से भूल गए, हम एक ट्रांजेक्शन भूल ही गए लिखना। तो उसका राइट आंसर दोस्तों ये है चूक की त्रुटियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रुपए की खरीद 4100 रुपये के दर्ज किया गया 1400 इंच। दोस्तों शायद सवाल गलत है, इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए ये पढ़ते हैं। फर्नीचर 50,000 में खरीदा गया लेकिन परचेज एल से डेबिट किया गया। यहाँ त्रुटि यह है दोस्तों सिद्धांत की त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विभव से 800 प्राप्त किए गए लेकिन उसके खाते में 8,000 जमा किए गए। तो दोस्तों उसकी राइट आंसर है बी, लिप किया। 800 रुपये प्राप्त किए गए थे लेकिन जमा कर दिया 8,000 रुपये। तो दोस्तों ये कौन सी त्रुटि है? सिद्धांत की त्रुटि है नहीं है। सिद्धांत का मतलब है कुछ हमने नियम का उल्लंघन कर दिया। जो सिद्धांत हमने बनाए थे उनका उल्लंघन कर दिया। हमने क्या काम करा, किसी चीज़ को पूंजीगत व्यय को, वो मान लिया क्या बोलते हैं, कौन से व्यय, दो तरह के व्यय होते हैं, एक तो पूंजीगत व्यय होते हैं और अभी एक याद नहीं आ रहा, अभी आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना, अभी याद आ जाएगा तो आपको बताऊंगा मैं। दो प्रकार के व्यय होते हैं, सॉरी, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय। आ गया, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय, दो तरह के व्यय होते हैं, पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय। अपने पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मान लिया। तो इस तरह के होते हैं सैद्धांतिक त्रुटि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम के खाते में 500 अधिक डेबिट हुआ था जबकि शाम के खाते से 500 कम डेबिट हुआ था। तो बताइए, अभी मैंने ये वाला एग्जाम्पल बताया आपको कि डेबिट करना था राम को 500 से, शाम के खाता को कम डेबिट कर दिया। तो दोस्तों ये क्षतिपूर्ति कर दी इन्होंने एक दूसरे की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शाम को माल 80 रुपये का बेचा गया, 600 और बिक्री की प्रविष्टि बिक्री पुस्तकों में की गई लेकिन शाम के खातों से हटा दी गई। त्रुटि है दोस्तों, कौन त्रुटि है? चूक की त्रुटि है ये। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। वह त्रुटि जो ट्रायल, दोस्तों बैलेंस है दोस्तों, माफ़ करना, इस पीडीएफ में कुछ मिस्टेक है, मैं ठीक करके इसको पीडीएफ को अपलोड करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल में। और बाकी मैं अगली बार से जो पीडीएफ लेकर आऊँगा आपके सामने, तो एक बार उनको फिर दूसरी तीसरी बार दूसरी उनमें है ना प्रूफ रीडिंग करके आपके सामने लेकर आऊँगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह त्रुटि जो ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों को समान रूप से प्रभावित करते कहलाती है। दोस्तों प्रतिपूरक त्रुटि। जो दोनों पक्षों को समान रूप से प्रभावित करेंगी, उतनी अमाउंट से पहला पक्ष को प्रभावित कर देते, उसने उतनी अमाउंट से दूसरे पक्ष को प्रभावित कर देते, तो दोस्तों क्षतिपूर्ति कर रहे हैं एक दूसरे की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस द्वारा जो त्रुटि का पता लगाया जा सकता है वह है कमीशन की त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रायल बैलेंस के समझौते को प्रभावित नहीं करता? तो ट्रायल बैलेंस के जो ट्रांजैक्शन होती है उनको कौन प्रभावित नहीं करता? तो सिद्धांत की त्रुटि, पूर्ण चूक की त्रुटि,
त्रुटियों की भरपाई करना तो डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुरानी मशीनरी 10,000 रुपये में बेची गई लेकिन बिक्री खाते में जमा कर दी गई। तो आप देखना यहाँ पे, आपने पुरानी मशीनरी जो थी वो 10,000 में बेची गई मशीनरी, लेकिन आपने सेल्स अकाउंट में वो जमा कर दी गई। तो दोस्तों सिद्धांत की त्रुटि है, मशीन अकाउंट में आपने क्यों नहीं जमा की। तो राइट आंसर दोस्तों ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरी के खाते में रुपए जमा किए गए 90 रुपये। 90 रुपये जमा करने के बजाय दोस्तों 900 जमा कर दिए, जबकि राम के खाते में 810 रुपये जमा हो गए, डेबिट हो गए, सॉरी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा है। तो डी, क्षतिपूर्वक त्रुटि। ये क्षतिपूर्वक त्रुटि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम को जो सामान 200 रुपये में बेचा गया, लेकिन बिक्री पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं की गई। आप बताइए, 200 रुपये का राम को सामान बेचा, और मतलब जो सेल्स अकाउंट है या सेल्स बुक है उसमें एंट्री नहीं की गई। तो दोस्तों कौन सी त्रुटि है बताइए आप। तो चूक की त्रुटि है। राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धोखाधड़ी का एक प्रकार है। तो धोखाधड़ी का दोस्तों ये सी, डी, ये चारों हैं। धोखाधड़ी के प्रकार दोस्तों चारों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी का दुरुपयोग है। दोस्तों नकदी का दुरुपयोग कौन सा है। नगद बिक्री का पूरा हिसाब नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ मिस्टेक है। स्क्रैप की बिक्री की प्रविष्टि को छोड़ना। तो दोस्तों उसका राइट आंसर ये दोनों है। इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए, ये और ये दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान का दुरुपयोग है। तो दोस्तों सामान का दुरुपयोग कौन सा है। स्टॉक से सामान चुरा लेना, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए वस्तुओं का उपयोग करना, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए वाणिज्य कार्य का उपयोग करना। तो दोस्तों सामान का दुरुपयोग कौन सा है, ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामान्यतः खातों में हेराफेरी किसके द्वारा की जाती है। तो आप बताइए किसके द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर दोस्तों उच्च प्रबंधन कैडर के व्यक्ति के द्वारा, मतलब जो मैनेजमेंट के हाई उस पर बैठे होंगे ना, वही करेंगे, हाई पोस्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शासकीय भवन निर्माण में लगे निजी भवन निर्माण में श्रमिकों का आवंटन क्या है। दोस्तों भाई आप बताइए, कोई ऑफिशियली भवन बनना था और उसे निजी भवन में लगा दिए उन श्रमिकों को। तो दोस्तों काय का गबन है, श्रम का गबन है। ऑफिस के वे थे श्रमिक, वहाँ उन्हें काम करना था, कर रहे हो आप पर्सनल यूज़ में उन्हें। श्रमिकों को वहाँ लगा दिया, भाई घर बना दो हमारा, ऑफिस छोड़ो। तो राइट आंसर दोस्तों सी, बी है, श्रम का गबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सरकारी सोफ़ा का घरेलू उपयोग है। सरकारी सोफ़ा है, आपने उसको घर में प्रयोग कर लिया है, तो दोस्तों काय का गबन है, संपत्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको पता है 93 सरकारी टेलीफोन। जितने भी हम ऑफिस के जो सामान है, जैसे संपत्ति में कार हुआ, टेलीफोन हुआ, सोफ़े हुए, फर्नीचर है, उनकी मशीनरी, अगर हम उनको निजी इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों वो सुविधा का गबन है, संपत्ति का गबन है। तो ध्यान रखना है आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मालिक या प्रबंधन द्वारा खातों में हेर फेर का मुख्य उद्देश्य क्या है। उनकी त्रुटियों को कवर करने के लिए, नकदी और सामान के दुरुपयोग को कवर करने के लिए, वास्तविक लाभ के स्थान पर बढ़ा हुआ या घटा हुआ लाभ दिखाने के लिए, डी। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो सी है। जो मालिक होते हैं वे क्या काम करते हैं अपने बैलेंस शीट में, इसलिए हेर फेर करते हैं भाई, या तो हम अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाएंगे, या हम लॉस दिखाएंगे, या प्रॉफिट कम करके दिखाएंगे, या लॉस ज़्यादा करके दिखाएंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों टैक्सेशन होता है, टैक्स। एक तो टैक्स बचा लेते हैं, और बहुत सारी उन्हें अलग फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिल जाती है अगर नुकसान में भी चल रहे हैं, तो बहुत सारे उसके पीछे लॉजिक काम करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य दोस्तों ये है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जांच का उद्देश्य है? तो क्रय व्यवसाय के लिए, ऋण देने के लिए और व्यवसाय में भागीदार बनने के लिए। तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जांच किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों जांच किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों मालिक के द्वारा की जाती है। एक व्यक्ति जो उस संस्था को पैसा उधार देना चाहती है उसके द्वारा की जाती है। एक संभावित शेयरधारक के द्वारा की जाती है। तो जांच कोई भी व्यक्ति शुरू करवा सकता है। तो डी इसका राइट आंसर है। ऑडिटिंग निम्न के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है ऑडिटिंग? खातों की प्रविष्टि एंट्री के लिए वाउचर के माध्यम से की जाती है, इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन के माध्यम से की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑडिटिंग किसके लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों ऑडिटिंग इन सभी के लिए अनिवार्य है। ये रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटिंग का लाभ नहीं है? यह मालिकों को संतुष्टि प्रदान करता है तो है लाभ। ये ऋण प्राप्त करने में मदद करता है, ये भी है फ़ायदा। यह लागत का बोझ कम करता है। यह त्रुटियों को धोखाधड़ी का पता लगाता है। तो दोस्तों ए, बी और डी को पढ़ेंगे ये तो आप कॉमन सेंस से सही कर दोगे। तो राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई खाता पालन की तुलना में अकाउंटेंसी एक अवधारणा है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ए, व्यापक। ऑडिटिंग उपयोगी है। किस किस के लिए उपयोगी है दोस्तों? आप ये पढ़िए। तो ऑडिटिंग इन सभी के लिए उपयोगी है। व्यापार में सद्भावना बढ़ाने के लिए। ऑडिटिंग को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांत हैं। दोस्तों ये सारे बुनियादी सिद्धांत हैं। ऑडिटिंग किसके हितों की रक्षा करती है? मालिक के, लेनदार, निवेशक, डी। तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर है। उपयुक्त सभी के हितों की रक्षा ये करती है। वास्तविक से अधिक लाभ दर्शाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अपनी अंतरंजित दक्षता दिखाने के लिए, काले धन को सफ़ेद करने के लिए, कंपनी की प्रतिष्ठा और स्थिति बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों डी इसका राइट आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य लाभ को वास्तविकता से कम दिखाना है? तो प्रतिस्पर्धा को धोखा देने के लिए, करों से बचने के लिए, लाभांश की कम दर को उचित ठहराने के लिए। तो डी देखो आगे ना गए। तो अपने प्रॉफिट को कम दिखाना, फिर कम क्यों दिखाते हैं? तो ये रीज़न है। ये मैंने आपको बता ही दिया था। बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों हिडन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खातों में हेरा फेरी की एक युक्ति है? देनदारी और संपत्तियों को वास्तविकता से कम या अधिक दिखाना, ये तो है ही। आवश्यक प्रावधान न करके, ये भी है। राजस्व और पूंजीगत व्यय प्राप्ति के बीच अंतर नहीं करके। दोस्तों डी इसका राइट आंसर है। ये सब किए जा सकते हैं, ये सब युक्ति है। धोखाधड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह इरादे से समर्थित है, ये तो सही है। धोखाधड़ी इसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें व्यक्ति को अपने गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर सी है। इसका आसानी से पता नहीं लगा सकता। जब फ्रॉड करोगे आप खातों में, आपने सपोज करो जनरल एंट्री जो कोई व्यवहार हुआ, ट्रांजैक्शन हुई, आपने उसको अपने प्रारंभिक पुस्तकों में नहीं लिखा, तो उनको पता लगाना दोस्तों ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो लग ही नहीं सकती पता, क्योंकि आपने एंट्री नहीं। ऑडिटर तो आपकी लेखा पुस्तकों के आधार पे तो आपको ऑडिट करेगा। आपने वहीं गलती गड़बड़ कर दी, कहाँ से पता लगा पाएगा? निम्नलिखित में से कौन ऑडिटिंग की एक सीमा है? ऑडिटिंग की सीमा बतानी है। ऑडिट 100% गारंटी नहीं देता है। ऑडिटर केवल अपनी राय व्यक्त करता है, ये भी सही है। ऑडिटिंग श्रमिकों की ईमानदारी का निर्णायक प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर डी है। सारी बात सही है। चलिए लागत लेखा परीक्षा का उद्देश्य है। तो प्राथमिक, सहायक, विशिष्ट। तो दोस्तों विशिष्ट इसका राइट आंसर है। वास्तविक लाभ से अधिक लाभ दिखाना कहलाता है दोस्तों खातों में हेरा फेरी। चलिए दोस्तों आज हमने पहले चैप्टर के दोस्तों अपने MCQ कंप्लीट किए हैं। ये देखिए हमने इस चैप्टर के MCQ सोल्व किए हैं दोस्तों। इस PDF में कुछ त्रुटियां हैं, मैं उनको बहुत जल्द संशोधन उनमें करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊँगा तो वे बिल्कुल प्रूफ रीडिंग के बार करके उनको लेकर आऊँ। फिर भी दोस्तों कुछ अशुद्ध रहना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको पता है अभी YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो इन तकनीकी दिक्कतों से मुझे सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि PDF भी मुझे बनानी पड़ती है। और जब जिस
सॉफ्टवेयर में PDF बनाता हूँ। तो दोस्तों ध्यान देने के बावजूद भी कुछ गलती उसमें रह जाती है, तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि वीडियो वाकई में अच्छी लग रही है या सीरीज़ को यहीं बंद कर दी जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।